अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, एनर्जी जो है इसे हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेसिकली। पहली कहलाती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ पाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। किसी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक उड़ते हुए एरोप्लेन के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है बिकॉज वो इन स्टेट ऑफ मोशन है। या मिसाल के तौर पे चलते हुए लोगों में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है क्योंकि वो इन स्टेट ऑफ मोशन है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है एक गिरते हुए शख्स में भी, क्योंकि उस वक्त वो गिर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है हर उस बॉडी के अंदर जिसको हम थ्रो करते हैं। तो क्योंकि वो मूव करती है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और वो हो सकती है एक मूविंग एस्ट्रॉइड में जो कि मूव कर रहा है इन स्पेस। ठीक है जी। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक है पोजीशन से या कन्फिग्रेशन से। ठीक है, जब भी कोई बॉडी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर होती है, ये ख़ास अरेंजमेंट में होती है, तो जो एनर्जी उसमें पाई जाती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्प्रिंग के खींचने के वक्त जो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके से जब हम किसी वेट को लिफ्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू हाइट उसमें एक एनर्जी आती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से एक डैम जो कि पानी को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उस वक्त उस पानी के अंदर एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है, और फिर ऑब्वियस ही बात है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और इसी तरीके से जब हम तीर को खींचते हैं कमान में, जब एरो को खींचा जाता है, तो उस वक्त उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और अगर आपने फायरवर्क्स देखे होंगे तो फायरवर्क्स में भी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो दरअसल उसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो इंटरनल एनर्जी के हवाले से है। इंटरनल एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। मैंने आपको काइनेटिक भी समझा दिया, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी भी समझा दिया। ठीक है, और दोनों का अगर टोटल कर दिया जाए, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि डिपेंड करती है उसके मैटर के फेस पर, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी किसी बॉडी के अंदर जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और आज बेसिक कॉन्सेप्ट असल में हमें इंटरनल एनर्जी का ही समझना है कि वो क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कैसे इंक्रीज़ कैसे डिक्रीज़ होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दो बातें हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और रिलेशन देखते हैं इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान में। सो डिफाइन करेंगे तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की डिफाइन हो सकती है द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज विद इन अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको मालूम है अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसमें जो है वो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो जितनी भी हो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, अगर उनका बिल्कुल सम कर लिया जाए, यानी कि उनका टोटल कर लिया जाए, तो उस टोटल अमाउंट को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। यानी जितने ही पार्टिकल हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जीज़ को प्लस करो, जितने ही पार्टिकल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जीज़ को प्लस करो, और फिर जो दोनों का सम आएगा, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उनका भी अगर सम निकाल लिया जाए तो वो उस पूरे सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी यानी कि अंदरूनी तवानाई कहलाती है। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी से मुराद हो सकती है कि अगर हमारे पास गैसेस मौजूद हैं, किसी भी गैस की एग्जांपल सपोज कर रहे हैं, वो एक कंटेनर में है, तो उसके पार्टिकल जो है वो लगातार इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। और जैसे कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो हर एक पार्टिकल, चाहे वो स्लो मूव कर रहा हो या तेज़ मूव कर रहा हो, उन सब की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में शामिल होती है। और इसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी में हम शामिल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट होती है ना, जैसे कि एक शख्स किसी हाइट पर अगर मौजूद है और वो स्लाइड के ऊपर सिर्फ आ जाता है, तो ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी वो ईजिली क्या करता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो असल में हाइट पे रहने की वजह से आती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा हाइट पर होता है वो उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे आता है। वो आप छोटी या बड़ी स्लाइड के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट के लिहाज से होती है, वैसे ही आप याद रखिए हमारे वाले केस के अंदर मिसाल के तौर पे एक शुगर का मॉलिक्यूल है,
तो शुगर के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं आपस में जो बने हुए हैं मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में, उनमें एनर्जी पाई जाती है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है वो उसकी कन्फिग्रेशन की वजह से, तो एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कब रिलीज़ होती है, जब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो एनर्जी जो एमिट होती है, ये जो सेल्यूलर वर्क होता है या हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, असल में वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप याद रखिए सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जो उनकी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का सम किया जाता है, जो भी रैंडम है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन जब उसका टोटल किया जाता है तो दरअसल वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब आगे समझो, पहली बात ये कि इसका जो सिंबल है उसको यू से जाहिर करते हैं, कैपिटल यू से, और इसका SI यूनिट जूल होता है। जूल क्यों होता है? क्योंकि ये काइंड ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, और आपको पता ही है वर्क का यूनिट तो जूल होता है, हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गई डेफिनेशन, सिंबल इसका यू होता है, और जो सिंबल है इसका जो यूनिट है वो एक्चुअली जूल होता है, और जूल का सिंबल कैपिटल J होता है। अब अगर ये समझें कि इंटरनल एनर्जी हम कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की, भाई कोई भी सिस्टम है हमारे सामने, तो हम उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको टेम्परेचर की मदद से मालूम कर सकते हैं कि उस इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है या कम है, वो टेम्परेचर बताएगा। मतलब ये कि अगर कहीं पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, और अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम है, ठंडी चीज़ है, कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब उसमें इंटरनल एनर्जी भी कम पाई जाएगी। तो अगर आपने किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करना है तो पहले तो आप टेम्परेचर के ज़रिए कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर कम, इंटरनल एनर्जी कम, ठीक है जी। दूसरा, आप जो रैंडम मोशन होती है ना मॉलिक्यूल्स की, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा रैंडम मोशन होगा, जितना ज़्यादा बेतरतीब मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, उतना ही ज़्यादा उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी पाई जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखें, बहुत ही ज़्यादा रैंडम मोशन के अंदर है मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। अगर और ज़्यादा बेतरतीब मूव करने लगेंगे तो इसका मतलब इस सिस्टम में और ज़्यादा इंटरनल एनर्जी मौजूद है। और अगर बड़े ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेंगे, बेतरतीब नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तरतीब से मूव करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम है। तो एक तो टेम्परेचर से मालूम कर सकते हैं, और दूसरा रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से आप मालूम कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। इसी तरीके से तीसरा ये हो सकता है कि जो फेज़ ऑफ मैटर है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब ये कि अगर गैसेस होती हैं तो गैसेस की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है और लिक्विड की उससे कम होती है, और सबसे कम ना सॉलिड की होती है। तो अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का अंदाज़ा लगाना है तो आप उसके फेज़ से लगा ही सकते हैं कि हर गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे मिसाल के तौर पे सॉलिड है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते, उनमें के पास जितनी भी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो असल में आपको नज़र आएगी सिर्फ वाइब्रेशन की सूरत में, उससे ज़्यादा मूव नहीं करते। जबकि अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में आप देखेंगे तो पार्टिकल्स में थोड़ा सा ज़्यादा मोशन नज़र आता है। थोड़ा ज़्यादा मोशन नज़र आने का मतलब यही हो गया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है, तो मतलब कि इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, वो ज़्यादा मूव करने की सलाहियत रखते हैं। इट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और इसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा है। तो तीन फैक्टर हो गए, फेज़ क्या है, टेम्परेचर कितना है, और जो मोशन है ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितना ज़्यादा रैंडम है या कितना कम रैंडम है। अब बात करें कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ाने का क्या तरीक़ेकार है इंटरनल एनर्जी को। तो पहला तरीका यह है कि आप उस सिस्टम पर काम करें, और दूसरा तरीक़ेकार यह है कि आप उस सिस्टम में हीट को ऐड कर दें। तो ये दोनों हमें बातें याद रखनी है। इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कैसे हो गई, तीनों तरीके बता दिए। अब सुनो कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कैसे करेंगे। पहले समझते हैं कि वर्क डन जब करते हैं किसी भी सिस्टम पे तो वो कैसे काम करेगा। जैसे इस सिस्टम को अगर मैं पुश कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है, और दूसरी बात आप देखें तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ना, एनर्जी का बढ़ना दरअसल इंटरनल एनर्जी का बढ़ना है। दोबारा से देखिए, जब हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं,
जिसे डूइंग वर्क ऑन इट कहते हैं, कि सिस्टम पर काम करना। तो जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो एक्चुअली काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही है, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा हो जाता है। तो एक तो हो गया सिस्टम को कंप्रेस करा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। दूसरा क्या है कि आप उसको डायरेक्टली हीट ऐड कर दो। मिसाल के तौर पर हमारा एक सिस्टम है हमारे पास, हम सबसे पहले उसमें मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। हम यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं सिस्टम के अंदर, इस कंटेनर के अंदर। अभी मैं हीट नहीं दे रहा, अभी मैंने सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स को ऐड करा। आप देखोगे कितना मूव कर रहे हैं, ये उनमें कितनी एनर्जी है। अब अगर मैं उसे हीट प्रोवाइड करता हूँ किसी भी तरीके से, तो आप नोटिस करो यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ऑब्जर्व करोगे तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो अगर रैंडमनेस बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो बढ़ गई। तो ये मैंने कैसे बढ़ाई? बाय एडिंग हीट। तो बढ़ाने के दो तरीके हो गए, एक तो आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दें, सिस्टम को कंप्रेस करें, और दूसरा ये कि आप हीट को ऐड कर लें। अब इसी तरीके से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे मिसाली तौर पर डिक्रीज़ करने का एक तरीक़ेकार ये है कि उस सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज़ हो, हीट रिलीज़ हो सराउंडिंग्स में, यानी कि इर्द गिर्द वो हीट को रिलीज़ करे, तो ऐसी सूरत में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, रैंडमनेस कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की कम मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे कि इसी सिस्टम में जहाँ पर हीट थी, अब हम सिस्टम को हीट दे रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सिस्टम को हीट देने के बजाय इसको कूल डाउन कर देंगे। कूल डाउन करने के लिए समझ लो इसके करीब जो है ना, मैं एक आइस को ले आता हूँ, बर्फ़ को ले आता हूँ, क्योंकि ये बर्फ़ जो है वो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप देखिएगा रैंडमनेस कम हो रही है, प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ का टेम्परेचर भी आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। तो टेम्परेचर का कम होना, रैंडमनेस का कम होना, ये जाहिर सी बात है, इस बात को शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि हीट लॉस हो गई टू द सराउंडिंग्स। ठीक है जी। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हीटिंग, जैसे कि कूलिंग, जैसे कि फेस ट्रांजिशन, यानी कि लिक्विड का सॉलिड में बदलना, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का वेपर में, वेपर का लिक्विड में बदलना, या केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं, वो कॉज करते हैं चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है तो कौन कौन से प्रोसेस ऐसा कर सकते हैं। हीटिंग से हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, कूलिंग से इंटरनल एनर्जी को कम कर सकते हैं, फेस ट्रांजिशन से दोनों कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे या लिक्विड से गैस बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे, और अगर वेपर से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो इसका मतलब हम इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज़ करेंगे। और इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस होना, बॉन्ड का बनना या ब्रेक होना इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। ये आपने एक समरी अपने जहन में रखनी है। ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो पहली बात ये कि जो इंटरनल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अंदरूनी मामला, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, और वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। याद रखिए, पहली बात, अगर गैस किसी कंटेनर में है और उसको हम हीट करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अभी हमने देखा भी है 2-3 मरतबा। इसी तरीके से अगर सॉलिड है तो जहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं तो हीटिंग से सिर्फ वो ज़्यादा वाइब्रेट होने लगेंगे, यानी कि तेज़ मूव नहीं करेंगे लेकिन ज़्यादा वाइब्रेट होने लगेंगे। तो दोनों ही सूरतों के अंदर इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन नज़र आ रहा है। अब पहला वाला पॉइंट तो हमने काफ़ी मरतबा समझ लिया। जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको देखो। यहाँ पर आप देखो टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है वो भी कम हो रही है। थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा के 20 समथिंग कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस, तो वाइब्रेशन बढ़ गई, और फिर बढ़ा के 40 कर दिया तो वाइब्रेशन आपको और बढ़ी हुई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जैसे जैसे सॉलिड होता है और उसमें मैं हीट देना शुरू करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये तीसरा वाला है इस पूरे लेक्चर का। जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम अज्यूम करते हैं कि उनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। आइडियल गैस में एक बात याद रखिए, देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो इसका मतलब उनमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी
नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। जब हम आइडियल गैस की बात करें, जो कि हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, तो उसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती। इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, इट मीन्स उनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं रखते, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, पोटेंशियल नहीं रखते, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर कवर करी थी, देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर आई थी मॉलिक्यूल की, वो बराबर आई थी 3/2 kT के बराबर, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ आइडियल गैस की। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आइडियल गैस की, तो फॉर आइडियल गैस जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो एक्चुअली किसके बराबर होती है? बराबर होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है आइडियल गैस में, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी दरअसल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी पे। तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि इंटरनल एनर्जी का चेंज किस पे डिपेंड करेगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ? जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो एक्चुअली सिर्फ डिपेंड करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है 3/2 पर, जो कि नंबर है, के पे, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो दरअसल के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो टेम्परेचर के अंदर आ रहा है। तो एक बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए, जो हम इस चैप्टर में बहुत यूज़ करेंगे, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब दरअसल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब दरअसल चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, यानी कि अब पोटेंशियल एनर्जी वाली बात समझने के लिए बहुत ठीक थी, लेकिन आइडियल गैस में हमने पोटेंशियल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट रखते ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको हटा दो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। यानी कि जब भी किसी कंटेनर को हम हीट करते हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ मूव करते हैं ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा। अगर आप नॉर्मल गैस देखें जिसका टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो है नहीं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड करी एक बेंसन बर्नर से के ज़रिए, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ मूव करने लगे और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो याद रखिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज तब ज़्यादा होगा जब चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये इनका रिलेशन बन गया कि चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है चेंज इन टेम्परेचर पे, और ये रिलेशन भी एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इंटरनल एनर्जी, द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।